हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है पेमेंट ऑफ जीएसटी। इसका 4 to 5 मंथ्स का वेटेज होता है। हम बिना टाइम मिसयूज करते स्टार्ट करते हैं पेमेंट ऑफ जीएसटी। यह एक रिविजनरी वीडियो है तो इसको हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं: इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक लेजर क्रेडिट लेजर, जिसकी बात रूल्स 86 में कहती है, जिसका यूज़ हम केवल आउटपुट टैक्स पे करने के लिए करते हैं और किसी भी अदर पेमेंट के लिए नहीं करते हैं, जिसमें फॉर्म जीएसटी पीएमटी 02 का यूज़ होता है। पेमेंट का शॉर्ट फॉर्म कर दिया पीएमटी। तो इलेक्ट्रॉनिक लेजर शैल बी मेंटेन इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 02 फॉर ईच रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर द जीएसटी कॉमन पोर्टल एंड एवरी क्लेम ऑफ आईटीसी अंडर द एक्ट शैल बी क्रेडिट टू द सेड लेजर, दैट इज ओनली फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, नॉट फॉर एनी अदर अमाउंट सच एज इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस ईटीसी। पहले ही मैंने बता दिया कि इसका यूज़ केवल आउटपुट टैक्स पे करने के लिए ही करेंगे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसकी बात रूल 87 में करती है। इसके लिए जो हम फॉर्म यूज करते हैं उसका फॉर्म का नंबर है जीएसटी पीएमटी 05। याद रखना, इसमें एक एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं। तो जीएसटी पीएमटी 05, इसमें जो पर्सन लायबल होता है इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स, लेट फीस, उसका पेमेंट हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही करते हैं। दैट इज पर्सन लायबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस और एनी अदर अमाउंट बाय इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी एंड ओवर द काउंटर शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इसमें 2 एमसीक्यू बन सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के कौन सा फॉर्म यूज करते हैं या फिर इसका पेमेंट हम किस किस के लिए कर सकते हैं, या फिर ये भी आ सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर का, कि इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर कहाँ कहाँ यूज होता है और ये किसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर रूल 85 में इसकी बात होती है और इसके लिए जीएसटी पीएमटी 01 का यूज होता है। तो अब ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर क्यों यूज होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर वो रिफ्लेक्ट द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए टैक्स पे फॉर द पर्टिकुलर टैक्स पीरियड। इट मीन्स कि मुझे कितना लायबल हूँ या फिर मैं कितना लायबल हूँ पेमेंट करने के लिए टू बाय गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के द्वारा मुझे कितना पेमेंट करना है, वो अमाउंट यहाँ दिखना चाहिए, जहाँ वो टैक्स अमाउंट, इंटरेस्ट, अदर ड्यूज किसी का भी हो। इट मीन्स कि मैं इसको शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि जैसे मुझे इनपुट टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी पे करना है, कोई टैक्स पे करना पड़े, तो मुझे ये देखना है कि ये कितने अमाउंट है, कैसे पे करना है, कितना कब कब अमाउंट पे करना है। इसकी बात इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी में दिख सकता है। तो इसका 3 टाइप्स होते हैं: इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। इसमें एमसीक्यू बन सकते हैं और इसमें ये भी हो सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट आउट एनी ऑफ द 3, मतलब किसी में भी एक का नोट्स आ सकता है लिखने को। अब हम ये बात करेंगे कि माइनर और मेजर हेड कौन कौन से होते हैं। तो माइनर हेड वही होता है जो छोटे, मतलब माइनर का ही मतलब क्या होता है, जिसका हम छोटा यूज कर सकते हैं, लाइक टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, अदर। अब मेजर हेड कौन सा होता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस, ये सब मेजर हो रखे हैं। अब हम ये बात करेंगे कि यूटिलाइज कैसे करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट को। तो अब ये मैं ये समझ के चलता हूँ, क्योंकि ये रिविजनरी वीडियो है, कि यूटिलाइजेशन आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये बेसिक का ही कॉन्सेप्ट है। फिर भी मैं यहाँ पे एक डाल दिया हूँ कि यूटिलाइजेशन इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे करते हैं। तो आईजीएसटी का सबसे पहले यूज हम आईजीएसटी करेंगे सेटअप, उसके बाद सीजीएसटी से करेंगे या फिर एसजीएसटी से करेंगे। सीजीएसटी किसी से भी कर सकते हैं या फिर सेम रेशियो या फिर एनी ऑर्डर के थ्रू। और सीजीएसटी का यूज़ सबसे पहले हम सीजीएसटी करेंगे, फिर आईजीएसटी करेंगे। और आईजीएसटी या यूटीजीएसटी मैंने पहले भी बताया था कि ये रिविजनरी वीडियो है, तो आई थिंक आप लोगों को मैं ये समझ के चलता हूँ कि यूटीजीएसटी का मतलब पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें बेसिक चैप्टर का वीडियो जाके देखें। एसजीएसटी यूटीजीएसटी का सबसे पहले हम एसजीएसटी में यूज़ करेंगे, फिर आईजीएसटी में पे करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ पेमेंट। ये तो समझ गए कि कौन कौन से फॉर्म यूज होते हैं, कौन कौन से लेज़र है, कैसे यूटिलाइज करते हैं, लेकिन इसके प्रोसीजर कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले एक चालान जनरेट होता है, चालान जो जीएसटी पीएमटी 06 के अंदर जनरेट होता है कॉमन पोर्टल www.gov.in पे। इस जो चालान जनरेट होगा और जब आप फॉर्म फिल करेंगे जीएसटी पीएमटी 06, तो एक सीपीआई नंबर, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगी, जो 14 डिजिट का यूनिक नंबर होता है
और जो ओनली फॉर 15 डेज़ के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं कि प्रोसीजर पेमेंट के लिए कौन से फॉर्म यूज़ करेंगे, सीपीआई नंबर कितने डिजिट के होते हैं, या कितने दिन के लिए वैलिड होते हैं, ठीक है। तो इस सब पे ही एमसीक्यू बनते हैं। अब हम बात करें कि मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ चालान, कि कौन से मैनर होते हैं पेमेंट करने के। तो मान लीजिए अगर मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन का ज़माना है, तो अब ये भी हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर नेट बैंकिंग है या फिर क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। देखो यहाँ भी एमसीक्यू बन सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए लिमिट बताइए, या फिर कितने लिमिट होते हैं। तो ऑनलाइन अगर नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती। अगर हम मुझे ऑफलाइन करना है या फिर बाई NEFT RTGS ओवर द काउंटर, तो बट अप टू 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड ही इसकी लिमिट होती है। एक्सेप्ट अगर गवर्नमेंट डिमांड और एनी अदर नोटिफाइड पर्सन, अगर गवर्नमेंट कोई नोटिफाइड पर्सन को अपॉइंट करता है तो उसको एक्सेप्ट करके। आफ्टर सक्सेसफुल, अगर मान लीजिए कि मेरा चालान पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो एक CII नंबर, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो 17 डिजिट का यूनिक नंबर होता है, वो जनरेट होता है। फिर यह एमसीक्यू बन सकते हैं, CII नंबर कितने डिजिट के होते हैं, या फिर इसका फॉर्म बताइए, ठीक है। इसमें था इतना। अब हम बात करेंगे कि डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स। ये तो समझ गए कि कौन कैसे पेमेंट करने हैं, कब पेमेंट करने हैं, यूटिलाइजेशन कैसे करना है। लेकिन अब ये बात करें कि इसके डिपॉजिट के टाइम कब कब होते हैं। तो अगर मान लीजिए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, अब ये मत पूछिएगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, आई होप आप लोगों को ये पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है कंपोजिशन लेवी स्कीम के बारे में। तो अगर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है तो 18 फ्रॉम द एंड ऑफ रिलीवेंट क्वार्टर, मतलब हर एक रिलीवेंट क्वार्टर के अंदर 18th डे को आप डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ टैक्स का ड्यू डेट होता है। और अदर के केस में 20 फ्रॉम द एंड ऑफ रिलीवेंट मंथ। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट, अगर मान लीजिए हमने डिले करा है पेमेंट करने में, तो ई पर्सन मेक ऑन यूनिक और एसेस क्लेम ऑफ ITC। अगर मान लीजिए उसने अनड्यू और एसेस कर दिया इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, तो 24% पर एनम, और अदर के केस में 18% पर एनम। तो पेमेंट ऑफ GST में बस इतना ही। देखिए हमने बहुत ही कम टाइम में इसको रिवाइज कर लिया और ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे इसको कवर कर लिए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे MCQ बन सकते हैं और यहाँ पे शॉर्ट नोट भी बन सकते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।